इसका ग्रुप तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अभी मेजर 2 ग्रुप्स लिख रहा हूं जिसमें हम मेजॉरिटी सारी डिजीजेस को हम डिस्कस कर लेंगे। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर भी बोलते हैं इसको, रीनल फेलियर, ये मेजर डिजीज है जिसको मैं लेके चल रहा हूं यहां पे। इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर। फेलियर में थोड़ी सी हार्ड टर्म है, थोड़ी तरह से फेलियर का मतलब है कि इट्स गॉन। इससे ज्यादा आसान या जिस तरह बुक लिखती है उसमें बता देता हूँ, डिजीज कहती है इसको, रीनल डिजीज या किडनी डिजीज का नाम दे। अब उसको लिखते हैं एक्यूट किडनी, उसने बुक ने जैसे लिखा मैं वैसे लिख रहा हूँ अभी, उसे लिखा हुआ है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, और इसको उसने लिखा हुआ है CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर, और या इसको CKD भी लिखते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज। जो भी हो, डिजीज का वर्ड कर लो, फेलियर का कर लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिनोनिम ही चलते हैं, तो पढ़ते हुए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये फेलियर है या डिजीज है, वो सेम ही बात हो रही है। एक्यूट, इसको एक्यूट आई फॉर इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी, AKD भी आप बोल सकते हो, एब्रिविएशन है, कोई ऐसा इशू, ARF भी बोल सकते हो। फाइनल मेडिसिन की बुक में जहाँ भी ये टॉपिक डिस्कस होता है डेविडसन में, वहाँ ARF लिखा हुआ है उसने हर जगह पे, एक्यूट रीनल फेलियर। एनीवेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक? द टाइम ड्यूरेशन। एक्यूट का मतलब है कि पेशेंट को कॉज डेवलप होने के बाद बहुत जल्दी सिम्टम आए। जिसने भी ये काम किया, एक्यूट के AKI जिसने भी किया, उसके बाद पेशेंट एकदम से बीमार हो जाएगा। अच्छा, एकदम से क्या, किडनी के केस में मैं बता दूं, 1 डे और 2 डेज ये हिस्ट्री होती है यूजुअली जब एक्यूट होता है, और क्रॉनिक में मंथ्स की हिस्ट्री होती है। वो आगे बताएगा 6 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, कुछ भी ऐसा बता सकता है। अगर तो है ना एक्यूट इंजरी, एक्यूट इंजरी, इसकी पहले मैंने आपको कुछ कॉजेस लिखता हूं, फिर मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूं, फिर बहुत मजा आएगा उसको सुनने का। इसकी कॉजेस 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, एक्यूट किडनी इंजरी की, एक्यूट रीनल फेलियर की। प्री रीनल कॉजेस, इंट्रा रीनल कॉजेस, पोस्ट रीनल कॉजेस। यस, यूजुअली 1 to 2 डेज होती है इस इंजरी में। हाँ जी, कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं? प्री रीनल, इंट्रा रीनल। क्या पढ़ने में वर्ड से क्या लग रहा है? ये वो कॉजेज हैं जो किडनी में आने से पहले वाला जो ऑपरेटस है उसमें प्रॉब्लम होगी तो इंजर किडनी ही होगी बाद में। इसमें किडनी के अंदर ही कोई नेफ्रॉन के अंदर कहीं ऐसा इशू कि जो, और ये नेफ्रॉन से आगे किडनी से बाहर वाले स्ट्रक्चर उनमें प्रॉब्लम होगी, वो बैकवर्ड कॉज करके किडनी को डैमेज करेंगे। USMLE की बुक लिखती है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कि इंट्रा रीनल कॉजेज के अलावा जो प्री और पोस्ट रीनल कॉजेज हैं, इसमें किसी को किडनी ट्रांसप्लांट भी इवन किया जा सकता है, किडनी इतना परफेक्ट काम कर रहा हो। अब बात समझ रहे हो कि प्री रीनल और पोस्ट रीनल, हाँ जब इंजर हो गया फिर तो इंजर हो गया, लेकिन वो किडनी का समझाने के लिए बात लिखता है वहां पे कि किडनी इतना परफेक्टली काम कर रहा होता है कि इवन किसी को डोनेट भी किया जा सकता है, लेकिन इंट्रा रीनल में इट कांट है, इंट्रा रीनल में प्रॉब्लम कहीं अंदर ही छुपी हुई है। अब वैसे प्री रीनल कॉजेज डिस्कस करने से पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि किडनी से पहले क्या है जो किडनी तक पहुंच रहा है? सबसे सिंपल अगर बात करनी है तो रीनल आर्टरी, जिसका सारा किडनी का काम ही रीनल आर्टरी पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एनीथिंग विच इज लीडिंग टू डिक्रीज ब्लड इन रीनल आर्टरी, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड इन रीनल आर्टरी। अगर ब्लड ही कम कर दोगे तो किडनी को क्या मिलेगा? जब किडनी को मिलेगा नहीं तो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू डिक्रीज किडनी फंक्शन और वो बॉडी को इफेक्ट करेगा। अच्छा, मुझे कॉमन सेंस यूज करके बताओ वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलो मैं एक और तरीके से पूछता हूं, रीनल आर्टरी बिल्कुल ठीक है लेकिन ब्लड नहीं आ रहा, क्यों? वेरी गुड। तो एक तो हो सकता है देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन टू इट। चलें जी, ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है लेकिन फिर भी ब्लड नहीं आ रहा। हार्ट प्रॉब्लम से पहले हार्ट बहुत पीछे चले गए हो, अभी ब्लड वेसल में रहो। स्टेनोसिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, स्टेनोसिस इज ऑब्स्ट्रक्शन। एओर्टा का क्या? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, ऑब्स्ट्रक्शन के वर्ड से ना मैं क्लियर कर दूं, ऑब्स्ट्रक्शन के वर्ड से हमने हर वो चीज कवर कर ली जिसमें एम्बुलेंस भी आ गया, थ्रोम्बस भी आ गया, स्टेनोसिस भी आ गया, कोई और कॉन्ट्रैक्शन की रीजन है, सारी आ गई। मैं ये कह रहा हूं
कि रीनल आर्टरी में ब्लड नहीं आ रहा और कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है। कैसे इंजरी, उसका नाम लो कुछ कैसा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? सर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकते हैं। Hemorrhage. What if the blood vessel is ruptured? एओर्टा, आपने एओर्टा का नाम दिया, एओर्टा रप्चर हुई, जरूरी तो नहीं है कॉन्स्ट्रिक्टिव हो, रप्चर भी हो सकती है, तो बिल्कुल ही आ सकता है। हेमरेज, अभी आपने हाइपोवोलेमिक शॉक बोला, बिल्कुल जितनी हाइपोवोलेमिक शॉक के पीछे कॉजेस फिट कर रहे हो आप, बर्निंग थी या ब्लड लॉस था या जो भी लॉस, वाटर लॉस था, यस वो सारी इसमें फिट हो सकती है। तो ये देखो, इसके लिए थोड़ी अगर आप कॉमन सेंस यूज करो तो आप प्री रीनल कॉजेस बता सकते हैं, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसके बताने में। अगर हम इंट्रा रीनल कॉज में जाएं, ओके मैं इसको यहां लिखता हूं ताकि मैं इधर इसको मेंशन कर सकें। इंट्रा रीनल कॉजेस, इंट्रा रीनल में इसको दो ग्रुप्स में कर लो, डिजीज वाइज ना आसान हो जाएगा। एक है एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस और एक है आफ्टर ग्लोमेरुलस। आफ्टर ग्लोमेरुलस का क्या मतलब है? नेफ्रॉन के जितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से, पीसीटी, लूप ऑफ पेनिट्रेट, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये वाले सारे, लेकिन है नेफ्रॉन के लेवल पे। इंट्रा रीनल में नेफ्रॉन का लेवल इन्वॉल्व, या तो ग्लोमेरुलस इंजरी है या कौन सी इंजरी है, ये वाली इंजरी चल रही है। बात समझ आ गई आपको? अभी मैं इतना बताता हूं, नाम इनके बाद में चलते हैं। इसमें ना एक नाम याद रख लो, स्पेशली इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर एक नाम याद रख लो, RTN के नाम से, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये नाम याद रख लो यार। क्या नाम है? रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नाम सुनो, रीनल ट्यूबुलर, इसका मतलब है पीसीटी, डीसीटी, यहीं पे कुछ है, नेक्रोसिस, कि डैमेज हो गए हैं सेल्स और वो डैमेज होके वहीं पे कहीं एक्युमुलेट हो गए, ब्लॉक कर दिया रास्ता। इंट्रारीनल ना, ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूं ना, तो इंट्रारीनल में दो ग्रुप्स बनाए, एक ग्लोमेरुलस के लेवल पे बनाया, एक यहां पे बनाया। अच्छा, ग्लोमेरुलस के लेवल पे ये नाम याद रख लो, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये क्रॉनिक भी होता है, लेट मी टेल यू, ये क्रॉनिक भी होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रॉनिक, नाम से क्या लग रहा है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। और जस्ट इमेजिन करो ये कितना टॉक्सिक है। इसके मैं थोड़ा सा आपको ना ब्रीफ से इतना बता दूं, मेरी तरफ देखना है। इसकी हिस्ट्री होती है इस मरीज की, बताते हैं 1 हफ्ता पहले गला खराब हुआ था, एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं था, सिर्फ 1 हफ्ता पहले गला खराब हुआ, वो ठीक हो गया। अब उसके बाद एकदम, मैं इसके फीचर्स बताता हूँ, इसके फीचर बाद में आता हूँ कि इसके फीचर से प्रेजेंट किया, तो जब आपने डायग्नोसिस बनाने की तरफ ये टेस्ट करवाया तो आपको कंफर्म हुआ उसको क्या चल रही है, क्यों गला खराब होने का क्या तुक है? स्ट्रेप्टोकोका इन्फेक्शन हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस की। अब वो जब हुई, चलो ठीक हो गया, लेकिन ब्लड में था, वो आके यहाँ पे ग्लोमेरुलाई के लेवल पे डिपॉजिट हुआ, इन्फ्लेमेशन करके। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ ग्लोमेरुलाई बिल्कुल ब्लॉक हो गए और जो रिमेनिंग जो नेफ्रॉन ठीक थे वो ज्यादा ओपन हो गए। तो दोनों केसेस में काम खराब है, ब्लॉक वालों में जा नहीं रहा, और जो ज्यादा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना, कंपनसेटरी में ज्यादा काम शुरू किया, वो प्रोटीन पे फिल्टर होने शुरू हो गए, तो वो दोनों केसेस में पेशेंट के लिए नुकसान हो गया। अच्छा, उससे ज्यादा नुकसान ना बैक्टीरिया से ज्यादा नुकसान, इसको पता है क्या होता है ऐसे मरीज को? इसका बैक्टीरिया से ज्यादा नुकसान नहीं होता, जो बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है ना, वो एंटीबॉडीज आके जब इसके साथ एंटीजन के साथ बाइंड करती है ना, वो कॉम्प्लेक्सेस ब्लॉक कर देते हैं इसको। ये एक इम्यून रिलेटेड भी है, ये कॉम्प्लेक्सेस ही इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं जहां से फिल्ट्रेशन होनी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इस केस में। बस इसका ब्रीफली मैं इतना ही बताऊंगा। पोस्ट रीनल क्या आता है? एब्सोल्युटली, पोस्ट रीनल में रीनल के फौरन बाद क्या है? यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो क्या होती है? रीनल स्टोन, किडनी स्टोन। वो किसी लेवल पे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है खुदा ना खास्ता, ब्लैडर में है या यूरिथ्रा में है, पाइलिंग अप पीछे की तरफ ही होगी, तो किडनी ही पीछे इफेक्ट हो आके, तो ये पोस्ट रीनल कॉजेज में मोस्ट कॉमन ये आता है। इसके अलावा कैंसर्स भी हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बहुत है, ये मेल्स, एजेड मेल्स के अंदर वो एक कंप्लेन आती है, 80 ईयर से ऊपर मेल है, उसको यूरिन आ रहा है और उसमें ब्लड आ रहा है, हिमाचूरी, और पेनलेस, पेन बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन ब्लड ऐसे आ रहा है कि यूरिन नहीं लग रहा, ब्लड ही आ रहा है। ये बड़ी कॉमन कंप्लेन है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के साथ, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स इट मे लीड टू दैट। ओके, ये बात आपको आगे समझ, मतलब कॉन्सेप्ट बना लो इसका, कॉजेज आप टेबल देख भी लोगे गाइडेंस से। अब मैं उस इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आता हूं जो एक्चुअली आपके एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि आपने डायग्नोज कैसे करना है, कि आपको कैसे लगे सिनेरियो पढ़ के एमसीक्यू एससीक्यू में, ओ यार ये तो AKI बन रहा है, ये तो एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है। एक तो ड्यूरेशन की तो हमने बात कर ही ली,
ये जो इसमें आया ना, ये रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, आपके एमसीक्यू में मोस्टली ये वाली कॉज आती है। आपके जो एमसीक्यू में वो यहां तक पहुंचता है ना, वो फीचर किसकी बताता है? इसकी फीचर बताता है। बहुत कम मैंने देखा है आपके सेकेंड ईयर एमबीबीएस के एमसीक्यू में तो इसने यहां से उठाया या उसने ये पोस्ट रीनल उठाया, वो मोस्टली ये उठाता है और उसमें से भी ये वाली फीचर उठाता है। अब मैं बताता हूँ रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता क्या है, कितना आसान है होना। अभी जरा गौर से सुनना है। हिस्ट्री होगी किसी या तो यंग चाइल्ड की, मेरी सुनो, मेरी तरफ देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि यंग चाइल्ड की, या होगी किसी प्रिजनर की। प्रिजनर हुआ क्या, यंग चाइल्ड को किसी बड़े ने मारा, या प्रिजनर को जाहिर है जिस तरह वो करते हैं उसको टॉर्चर करते हैं, उसको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करते हुए उसकी बैक पे डायरेक्ट हिट हुई। बैक में भी आपको पता है किडनी, आपको इलेक्ट्रोपेरिटोनियल है तो काफी ज्यादा सुपरफिशियल यहाँ पे आता है। तो जो हिट किया वो बच्चे को भी कोई बड़ा मार रहा है, उसको उसने नहीं देखा, मारते हुए जिस चीज से हिट किया उसको एग्जैक्टली जा किडनी है उसके ऊपर, और जिस तरह प्रिजनर है जिस तरह उसको मारिया, तो कहीं कोई लड़ाई का सिनेरियो है, जरूरी नहीं प्रिजनर बच्चा, कोई लड़ाई का सिनेरियो है। उसके बाद एकदम जब पेशेंट, दोनों प्रिजनर हो बच्चा हो, जो भी लड़ाई के बाद आया है, लड़ाई हुए 10-12 घंटे हुए, 8 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, और उसके बाद वो एकदम प्रेजेंट किया है ड्राउजीनेस के साथ। पहली कंप्लेन जो एक्यूट रीनल फेलियर के साथ वो आती है, वो क्या, पेशेंट का क्या, उनको लगता है यार ये ओरिएंटेड नहीं है इस वक्त। वो घर में उनको लगना, वो खुद तो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो डिसओरिएंटेड होना शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह नहीं कि कंप्लीट अनकॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस भी है लेकिन सेमी कॉन्शियस स्टेट। वो ड्राउजी होना शुरू हो गया, वो फौरन हॉस्पिटल लेके पहुंच गए कि यार ये हुआ। तो पूछते हैं कि कुछ हुआ है पिछले कुछ 1-1.5 दिन में, कोई हिस्ट्री है इसकी, हाँ फलानी जगह लड़ाई हुई थी या वो फलाना। अच्छा, इस केस में जो सबसे ज्यादा हिस्ट्री छुपाई जाती है ना, वो एक्चुअली पेरेंट्स छुपाते हैं बहुत मोस्टली। वो कोई वालिद या कोई बड़ा भाई किसी ने मारा है वो नहीं बताते कभी भी आगे कुछ है, लेकिन वो एग्जामिनेशन भी पता चल जाता है उठाते शर्ट के, वो यहाँ पे कुछ लगा है जोर से, जो भी कुछ हुआ है। अब हुआ क्या कि जब लगा ना किडनी के ऊपर हिट आके पीछे से, तो वो डायरेक्टली नेफ्रॉन को डैमेज किया, बड़े मेजर पोर्शन को, और जो नेफ्रॉन के अपने ही सेल्स थे वो नेक्रोज्ड हुए और वो टूट के खुद टिब्यूल के अंदर गिर गए। उन्होंने टिब्यूल के अंदर ब्लॉक कर दिया पूरा। अब वो 6 से 8 घंटे किस काम में लगे, सारे यूरिन फॉर्मेशन रुकनी शुरू हो गई। ये ड्राउजीनेस क्यों हो रही है? ऑक्सीजन का भी बोला यहाँ पे, ऑक्सीजन का कौन, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी कुछ। हाथ खड़ा करके बोलो बेटे ताकि मैं आसानी से सुन सकूं। बोलो बेटे। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो पाएंगे, और कुछ? एब्सोल्युटली, जब यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रही तो यूरिया ब्लड में रेज हो रहा है तो होता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन यूरिया इज वेरी टॉक्सिक फॉर न्यूरॉन्स। बेटे वो ब्लड में रेज हो रहा है तो वो कैरोटिड आर्टरी में भी वही ब्लड जा रहा है, तो न्यूरॉन्स को जब वो यूरिएटेड ब्लड पहुंचता है ना, तो न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग हैम्पर होनी शुरू हो जाती है, उनकी फंक्शनिंग कम। ड्राउजीनेस बेटे जब भी आएगा इसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें कोई डाउट नहीं। जब भी ओरिएंटेशन में डिसरप्शन है ना, ये बात समझ लो, चाहे प्रॉब्लम कोई भी अंडरलाइन, लेकिन अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। मतलब अब हैरानकुन बात देखो, होना ये चाहिए था कि हिट इधर लगी थी तो वो कोई किडनी रिलेटेड फीचर बताता। एक कंप्लेन क्या होगी, मैं लिख रहा हूं, पहली कंप्लेन मैंने क्या लिखी है, ड्राउजीनेस। दूसरी कंप्लेन पफीनेस ऑफ द फेस, स्वेल होता है फेस एक्यूट रीनल इंजरी के साथ। क्यों स्वेल हो रहा है? ऑफ कोर्स, जब यूरिन बाहर नहीं जा रहा तो अंदर सारी जो डायनामिक्स हैं, वो कोलाइड, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पूरे ब्लड वेसल की वो हिल गई कि इतना वो ब्लड, जैसे वाटर जो बाहर जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा, तो अंदर इकट्ठा होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेज होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेज होगा तो वो निकल के जाहिर है बाहर जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा होगा, जिसमें फेशियल एडिमा बहुत प्रोमिनेंट फीचर है एक्यूटली। लेटर ऑन पूरी बॉडी का हो जाएगा, लेकिन एक्यूट में फेशियल एडिमा सबसे पहले प्रेजेंट होता है। और यस, जो आप लोग बोल रहे हो ओलिगुरिया, ओलिगुरिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। कितना कम होगा तो ओलिग बोलेंगे, लेस देन 400 ml पर डे। नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी? 1000 to 1500 ml पर डे। कितनी कम हो जाएगी एक दिन में कि हम बोलेंगे अब ये डिजीज है? 400।
500 तक भी हो रही है तो ठीक है, डिजीज में नहीं जा रहा। 400 अगर टच कर गया तो डिजीज। एन यूरिया कब बोलते हैं? एन यूरिया बोलते हैं जब 100 ml पर डे से भी कम चला जाए, 100 ml पर डे से भी कम, तो एन यूरिया होता है मतलब नो यूरिन एट ऑल। 100 ml से नीचे आ तो रहा है लेकिन वो उसका कोई फायदा ही नहीं है, बॉडी नुकसान ही नुकसान है, पीछे बहुत इकट्ठा हो रहा है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, किडनी का मेन काम गेट रिड ऑफ वेस्ट है, तो वो सारे इकट्ठा शुरू होना होता है। तो ये इसकी कुछ मेजर कंप्लेंट्स होती हैं। हाँ, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन यूजुअली 1 to 2 days की होती है, इससे ज्यादा पुरानी हिस्ट्री यूजुअली नहीं होती है। अच्छा, ये तो मैंने कर लिया आरटीएन से रिलेटेड। इधर देखो बेटे, इधर देखो, व्हाट इफ अगर पूछा यही है लेकिन कॉज ये है, तो फर्क क्या होगा? हिस्ट्री में मुझे बताओ क्या डायग्नोसिस, क्या लिखा होगा स्टेटमेंट में कि आप रीनल स्टोन की तरफ जाओगे? यस, ये नहीं बोलना इसकी बहुत बड़ी फीचर। सिवियर पेन, पेन इन फ्लैंक्स या जहां भी स्टोन है, अगर पेल्विस में है तो फ्लैंक्स में हो रहा होता है, यूरेटर में है तो उसके साथ फील हो रहा होता है, ब्लैडर में है तो सेंटर में अब्लाइकस से नीचे फील हो रहा होता है। जहां पे वो स्टोन है, सिवियर पेन, अनबेरेबल पेन। वो पेशेंट, इस तरह जो किडनी स्टोन का पेशेंट आता है, वो ड्राउजी भी होगा अगर एक्यूट रीनल फेलियर में चला गया है, लेकिन साथ ही साथ पेनफुल ड्राउजीनेस होगी। वो मतलब लेट ही नहीं रहा होगा, सीधा राइट लेफ्ट हो रहा होगा। आप में से जिसको कभी किडनी स्टोन का इशू हुआ है, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है कि ये पेन कितनी ज्यादा होती है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। जो ये प्रॉब्लम्स है ना, प्री रीनल प्रॉब्लम्स, ये जो एसोसिएटेड है, ये सिस्टेमिक इश्यूज हैं यूजुअली, ये लोकल कम है, ये सिस्टेमिक इश्यूज हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन है तो रीनल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन है तो ठीक है, फिर किडनी तक की, लेकिन वर्टिक ऑब्स्ट्रक्शन पीछे एओर्टा में, हेमरेज है तो बहुत पूरी बॉडी, तो इसमें ये यूजुअली बॉडी रिलेटेड है, इसलिए आपके लेवल पे इसके सिनेरियो बनते नहीं, लेकिन इन दोनों के सिनेरियोस बहुत कॉमनली बन सकते हैं। इसका भी मैंने आपको बता दिया, इसकी हिस्ट्री में एक्यूट ग्लोमेरुलर का अगर आ गया तो इसकी हिस्ट्री में क्या होगा, 1 हफ्ते पहले थ्रॉट इन्फेक्शन की, बिल्कुल वो हिस्ट्री होगी। अगर उस तरफ लेके जा रहा है ना 1 वीक बिफोर, तो समझो फिर और किसी कॉज की डिस्कशन नहीं कर रहा, वो इसी की तरफ लेकर आ रहा है। क्लियर हो गया एक्यूट रीनल फेलियर? एक तो जो क्रॉनिक रीनल फेलियर का मरीज होता है ना, आप में से वो 2 बच्चों ने एक भी अंडरलाइन कॉज के बारे में बताया, उसकी फीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, वो अपनी हिस्ट्री पे बहुत फोकस कर रहा होगा। उसको या तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होंगे या डायबिटीज के सिम्टम होंगे, ये जो भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी कॉजेज हैं जो किडनी को ग्रेजुअली स्लोली डैमेज करती हैं, वो एक्चुअली वहां डायग्नोसिस बनेगा। वहां पे डॉक्टर मोस्टली नोट करते हैं कि यार ये फेस भी स्वेल हुआ, फिर वो उससे पूछते हैं कि यूरिन प्रोडक्शन की, वो कहते हैं कम है, पहले ज्यादा आता था लेकिन 1-1.5 साल से जब से ये बात हुई है ना, तब से यूरिन प्रोडक्शन का भी मसला चल रहा है। ये तो मैंने वो बात बताई जो मोस्टली क्लिनिकल साइड पे होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फीचर, इसकी प्राइमरी फीचर जरा गौर से देखना। अ पेशेंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर, यस, ओलिगोयूरिया तो रहेगा ही, ये अक्सर कंप्लेंट प्राइमरी होती है। उसके बाद अगली देखना, ये कौन सी कंप्लेंट है? ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें निकल के सामने आ गई, जो कि एक्यूट रीनल फेलियर में तो हमने इसको कोई बात ही नहीं की थी। अगर एक पेशेंट को यूरिन ठीक नहीं आ रहा कई महीनों से, डेफिनेटली ये साथ चल रहा है एरिथ्रोपोइटिन। और ये पता क्या बताता है, एरिथ्रोपोइटिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आरबीसी प्रोडक्शन। हालांकि एरिथ्रोपोइटिन इज नॉट द ओनली थिंग कॉजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, स्टेम सेल्स भी हैं और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन खाली किडनी कई महीनों से काम सही ना करने से यस, पेशेंट डेवलप्स एनीमिया। बोन्स क्यों वीक होना शुरू होगी? विटामिन D3 एक्टिवेशन इज डन बाय द किडनी। अब पता है इसको, CRF को कैसे देखो, CRF को या CKD को देखो फ्रॉम द एंगल ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी। वो जो हमने पहला सबसे लेक्चर किया था, किडनी क्या क्या काम कर रहा है, वो ग्रेजुअली सारे कम होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसकी जो कॉज की बात करें, जो मैंने भी सबसे पहले बोली, जो कॉज है मोस्ट कॉमनली डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। अच्छा, बाय द वे, अगर मैंने इनकी भी कॉज पे पीछे जाना हो तो दोनों में एक चीज कॉमन कॉज है, मतलब जस्ट सी हियर, इट कैन कॉज दीज एंड दीज कैन कॉज दिस। सो ओबेसिटी इज टारगेटिंग द किडनीज इनडायरेक्टली, सो मच हार्मफुल। और तो बॉडी में बहुत कुछ है खराब, हार्ट वगैरह सब कुछ ले सकते हो,
किडनी में भी कितना बुरा इफेक्ट आ रहा है इसका। ये गौर से देखने की बात है। अच्छा, अब अगली बात, एक चीज में मैं एक जो हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है उसमें मैं फोकस करूंगा। ये मैं आपको पहले के लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बात बता चुका हूं। जब भी एक इसका डायग्नोसिस जब बनता है ना, और ये साथ हिस्ट्री में होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि ये इसके सिम्टम अपेयर होने से पहले हुआ है कि बाद में। ये क्लिनिकल एक चीज याद रख लेना, सीकेडी के पेशेंट में बहुत हेल्प करे। अगर वो कहे नहीं जी ये प्रॉब्लम तो मुझे जो है ये पिछले 6 महीने से है, इसका कैसे पता करोगे? पहले आपने ये पूछना दवाई कब से लेते हो। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है। मेरे पेशेंट भी मेमोरी में जरूरी, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, माइट भी वो कुछ बता रहा हो लेकिन वो सही ना हो। हम भी ऐसे होते हैं ना, हमसे भी पूछते हैं यार कि साल पहले की बात है, लेकिन हो सकता है एग्जैक्ट ना हो वैसे। तो आप इसमें पूछे दवाई कितने अर्से ले, ये पेशेंट को याद होता है, ये सबको याद होता है जब दवाई ले रहे हो, क्योंकि उनको पता होता है ये एक महंगी चीज है दवाई लेना, ये उनकी लाइफ को हिट किया उसने, कब से ले रहे हैं सबको याद होता है कि फलाने मई 2017 से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। तो आपको पता लग जाता है कि ओके ये 1 साल से डेवलप हुआ है, ये 7-8 साल से चल रहा है, तो इसने ये प्रॉब्लम कॉज की, इसकी वजह से ये कॉज हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी वजह से ये कॉज होना और फिर ये दोबारा एक विशियस साइकिल चल पड़ता है। इधर गौर से समझनी, इसकी फिजियोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैं ये कह रहा हूं, हाइपरटेंशन की वजह से सीकेडी क्यों हुआ, कोई बताना चाहेगा मुझे? वो जो हमने किया नहीं था, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीएफआर, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की डायनामिक्स हिल जाती है। हाइपरटेंशन में वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कैपिलरी इंक्रीज कर जाएगा, वो वाली डायनामिक्स, तो वो डायनामिक्स हिलनी शुरू हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट, अब जरा एट द एंड देखो, अब इसकी वजह से किडनी ने काम करना कम किया तो फिल्ट्रेशन भी कम हुई। ये गौर से समझने कि इसकी वजह से हाइपरटेंशन की होती है, वो बताने लगा। फिल्ट्रेशन कम हो गई, फिल्ट्रेशन कम हुई तो इसकी फिल्ट्रेशन भी कम हो गई। इसकी फिल्ट्रेशन कम होने से वो जो मैकुलर डेंजा वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा, और मैकुलर डेंजा वाला सिस्टम किसको प्रोड्यूस करवाएगा? रेनिन को, और रेनिन ब्लड प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करवाएगा। मतलब अनवांटेड रेनिन प्रोडक्शन शुरू हो गई, क्योंकि रेनिन प्रोडक्शन तो मैकुलर डेंजा से होनी है। मैकुलर डेंजा डिटेक्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, NaCl आ ही नहीं रहा। NaCl क्यों नहीं आ रहा? पीछे फिल्टर नहीं हो रहा। वो दरमियान में मैंने आपको बताया था जो कॉज है, शायद आपको याद है, वो याद रखें। तो अब ये सारी देखो कि किडनी कैसे हाइपरटेंशन डेवलप करता है, और हाइपरटेंशन, चलो फॉर एग्जांपल में एक ऐसा मरीज ले लेते हैं जिसमें हाइपरटेंशन नहीं थी, उसको सीकेडी डेवलप हुआ किसी भी कॉजेस की वजह से, अब तो हाइपरटेंशन होगी ना, और इसके बाद ये वाला एरो दोबारा डेवलप हो जाएगा। मतलब हाइपरटेंशन इज अ वेरी बैड न्यूज इन अ पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज, वेरी बैड न्यूज। डायबिटीज से ज्यादा बैड न्यूज है मेरे नजदीक, क्योंकि हाइपरटेंशन के साथ, इसलिए अगर कोई बंदा हाइपरटेंसिव डायग्नोज हुआ है ना फैमिली के अंदर, वो भाई उसके हाइपरटेंशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो एज सून एज पॉसिबल। कोई मेडिसिन लेनी है कंटिन्यूअस ऐड करो, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन अनचेक्ड चली गई ना, अनचेक्ड जाती रही, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी में बहुत कॉमन है, हम हॉस्पिटल तब जाते हैं जब गिरने वाले हो जाते हैं, उससे पहले हल्का फुल्का तो हमको फील ही नहीं करते। तो उसकी वजह से देखो किडनी लगातार हिट हो रही होती है। बेटे किडनी मैंने आपको बताया ये हिट लेने के लिए बना है, लेकिन अगर किडनी इतना डैमेज हो चुका है तो सोचो कि उसने कितना ज्यादा इफेक्ट किया होगा इसको। तो ये आपने इसके पॉजिटिव में इसको आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी कॉजेस की बात। अब मैं कुछ ऐसे कॉजेस की बात लिखता हूँ जो टेबल एक आपको आना भी चाहिए और आपने करना भी है। इसकी कॉजेस का एक लिस्ट है जो ग्लोमेरुलस के लेवल पे है, ये जरा गौर से देखना है। पहले मैंने AKI की ग्लोमेरुलस के लेवल पे बताया, कौन सी बताई? इधर देख के बताओ, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब मैं CRF की या CKD की ग्लोमेरुलस के लेवल पे बता रहा हूं। इसमें 2 सिंड्रोम्स हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम। ये सिंड्रोम्स हैं, माइंडेड। इसका मतलब है सिर्फ किडनी इन्वॉल्व नहीं होगा, मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व, लेकिन हम इसकी किडनी की फीचर पे ज्यादा रहेंगे। अच्छा, मैं जिस तरीके से आपको ये करवाने लगा हूं ना, इसको जरा कॉन्सेप्चुअल सुन लेना, मुझसे कॉन्सेप्चुअल समझ लेना, बाकी पढ़ आप इसको लोगे मुझे पता है। जरा गौर से देखना है, मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम किधर हो रही है, आप फीचर्स खुद बताओगे मुझे, इसको आराम से बता सकते हैं। इधर देखना जरा, नेफ्रोटिक में प्रॉब्लम है वो जो नेगेटिव चार्जेस है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पे,
वो खत्म हो गए। प्रोटीन सेक्रेशन हो गई, प्रोटीयूरिया। Diminished negative charges और absence of the negative charges on the basement membrane। कोई ऐसी इंजरी हुई जिसने वैसे कोई डैमेज नहीं किया, बज़ाहिर नहीं नजर आ रहा डैमेज। आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी किसी का ग्लोमेरुलस देख रहे हो, आपको नजर नहीं आ रहा कुछ ऐसा, लेकिन वो जो नेगेटिव चार्जेस अंदर है वो डिसअपीयर हो गए। और नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे थे? प्रोटीन को क्लियर कर देंगे। तो इस पेशेंट की जो सबसे मेजर कंप्लेन होती है मैसिव प्रोटीन यूरिया। मैसिव, इसको पता है कैसे कुछ बुक्स में लिखते हैं 4+ डाले होते हैं साथ बताने के लिए। 4+, 1+ का मतलब होता है यस आ रहा है, और 4+ समझाने के लिए कि कितना ज्यादा आ रहा है। तो ये अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी का प्रोटीन निकल रहा है उसको ब्लड में कहते हैं हाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है? सही बोल रहा हूं? हाइपोप्रोटीनीमिया की फीचर क्या है? सब ब्लड प्रेशर, मैसिव एडीमा, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसने वाटर अपनी तरफ खींचना था डिक्रीज हो गया तो वाटर इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा होना शुरू हो गया, एडीमा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट की पहली प्रोटीन यूरिया, दूसरी फीचर क्या होगी? एडीमा। प्रोटीन्स ब्लड में कर क्या रहे होते हैं अपना, वो कोलॉइड ऑस्मोटिक के अलावा बाइंडिंग प्रोटीन्स, और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा बाइंड क्या चीज की होती है? लिपिड्स। अगली फीचर हाइपरलिपिडीमिया। सिंड्रोम बन गया कि नहीं? अब हाइपरलिपिडीमिया के किडनी से क्या लेना देना, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। एडीमा पूरी बॉडी का हो रहा है, सिर्फ किडनी के लेवल पे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम किडनी की है। अब बॉडी पूरी की पूरी जद में आ गई है उसकी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कभी नहीं भूलोगे अगर ये नेगेटिव चार्जेस वाली बात याद रहेगी। मैं यहां पे आपको रट्टा भी लगवा सकता था, ओके जी पहला याद करोगे प्रोटीन यूरिया, दूसरा याद करोगे एडीमा, और तीसरा याद करोगे हाइपरलिपिडीमिया, लेकिन अब आई थिंक आपको शायद सीक्वेंस में ये बात रहती। नेफ्रिटिक में कॉज देखना गौर से, नेफ्रिटिक में कॉज क्या है? नेफ्रिटिक में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, इंक्रीज इन पोर साइज। नेगेटिव चार्जेस को कुछ नहीं हुआ नेफ्रिटिक में, पोर्स डैमेज हो गया, कोई पोर्स का साइज बढ़ गया या नंबर पोर्स का बढ़ गया। पोर्स से क्या चीज नहीं, साइज की वजह से क्या नहीं आ रहा था? ब्लड सेल्स। प्रोटीन्स माइट भी कुछ स्केप कर जाएं, लेकिन इतना वैसे नहीं पता। इसमें नेफ्रिटिक में क्या लिखती है बुक, देखो नेफ्रिटिक में जो प्राइमरी फीचर है ये देखना, हीमाचूरिया। यस, the urine becomes red in color। WBC नहीं आ रहे? आएंगे, प्लेटलेट भी आएंगे, लेकिन रेड ही क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर आपको पता है। The reason why blood is red in color, the same reason the urine will become red as well। और ये पेशेंट के लिए बड़ी एक अजीब सी फीचर। अच्छा मजे की बात देखो, मैंने दोनों में पेन कहीं नहीं लिखा, पेन नहीं हो रही उसको कहीं इस केस में। अच्छा इस केस में भी प्रोटीन यूरिया का भी उसको पता नहीं चल रहा। नेफ्रोटिक में देखो यूरिन के कंटेंट्स क्या है उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, वो एडीमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, बैठे बैठे एडीमा, यार ये क्या हो गया। और उसके बाद यहां पे हीमाचूरिया, हाँ प्रोटीन यूरिया यहां पे भी है, लेकिन ओनली विद सिंगल प्लस। ये समझाने के लिए प्लस का साइन का अब आपको सिग्निफिकेंस समझ आएगी। वहां यहां तो मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है, यहां पे माइल्ड हो रहा है। तो ये माइल्ड प्रोटीन यूरिया की वजह से एडीमा कोई ज्यादा नहीं डेवलप होता नेफ्रिटिक, और जब एडीमा ज्यादा नहीं होता तो हाइपरलिपिडीमिया भी कोई प्राइमरी कोई कंप्लेन नहीं बनती, ये प्राइमरी फीचर नहीं बनती, ये फर्क है। अब मैं अगर आपसे पूछूं वाइवा क्वेश्चन में, व्हाई हीमाचूरिया डज नॉट हैपन इन द पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, nothing will happen to the size or number of pores in nephrotic, only negative charges disappear which cause protein to filter। RBC WBC नेफ्रोटिक में भी नहीं आने वाले, वो पीछे ही रहने वाले। अभी समझ जाओ कि अगर किसी के यूरिन में ब्लड आ रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली ग्लोमेरुलस के लेवल पे, एक अगर वो क्लियर है तो आगे कहीं ना कहीं डैमेज है रास्ते में। आपको पता है रीनल स्टोन के साथ भी ब्लड आ जाता है।
स्पेशली अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, 3 टाइप्स होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है वो बिल्कुल वैसे जैसे कांटों वाला पत्थर होता है, वो अंदर जहां रोल करके आ रहा होता है यूरेटर की वॉल को डैमेज करता है, ब्लैडर में होता है डैमेज करता है, यूरेथ्रा में वो निकलते हुए भी इंतहाई पेनफुल होता है। और उसमें जाहिर है जब डैमेज करेगा तो ब्लड आएगा, लेकिन वो ब्लड इतना ज्यादा नहीं होता है जिस तरह हीमाचूरिया में होता है। मैं क्लियर कर, एक होता है यूरिन आ रहा है लेकिन स्लाइटली रेडिश टिंज आ रही है उसके साथ, हाँ ब्लड आ रहा है, क्लियर हो गया। लेकिन जो हीमाचूरिया वाला है तो बहुत ज्यादा डार्क चेरी रेड कलर होता है इसका यूरिन। अब जो इसके कॉजेज हैं कि ये कौन कर रहा है, किसने डैमेज कर दिया, ये कौन कर रहा है, ये इम्यून कॉजेज है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्यून डिसऑर्डर कुछ ऐसे हैं, इनकी आगे लिस्ट है कि वो कौन कौन से हैं, वो आप देख लेना बुक से। वो मैं आपको यहाँ याद नहीं करवाने लगा, नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक वो बुक से एक टेबल बना उसमें देख लेना कि नेफ्रोटिक की कौन सी कॉजेज हैं, नेफ्रिटिक की कौन सी कॉजेज हैं। लेकिन एक बात याद रखो, नेफ्रोटिक की सारी कॉजेज में एक बात कॉमन है, वो कर क्या रही है आपके, नेगेटिव चार्जेस डिसअपीयर कर रहे हैं। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं, वैसे तो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्नोज कैसे होगा नेफ्रोटिक फीचर्स के अलावा, मतलब कंफर्म करना, ठीक है पता लग गया आपने प्रोटीन लेवल हाइपरलिपिडेमिया हो गया, कैसे पता चलेगा, यूरिन में आ गया, प्रोटीन भी आ गया, लेकिन नेगेटिव चार्जेस का कैसे पता चलेगा, माइक्रोस्कोप के ऊपर तो कुछ भी नहीं आएगा। आपको पता है नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक का एग्जैक्ट डायग्नोसिस कैसे बनता है, रीनल बायोप्सी। आप ग्लोमेरुलस के लेवल से बायोप्सी का टिश्यू लेते हैं, बायोप्सी करके टिश्यू लिया, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट कर, क्योंकि इवन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इसका तो पता लग जाएगा, कंपाउंड के अंदर पोर्स का साइज बड़ा शायद नजर आ जाएगा, ये भाई नहीं नजर आने लगा। इसका तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही डायग्नोसिस बनता है, फिर जाके पता लगता है यार चार्जेस की गड़बड़ है कुछ। मतलब लॉजिकली देखो तो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतनी मैंने अजीब बात नहीं कर दी यहाँ। तो इसका डायग्नोसिस रीनल बायोप्सी से बनता है इन दोनों का, लेकिन दोनों की दोनों लीड क्या करेंगी आगे जाके, एब्सोल्यूट ग्रेजुअल है ना डैमेज, ग्रेजुअल एकदम तो नहीं डेवलप होंगे, एकदम तो नहीं चार्जेस गायब हो जाएंगे, एकदम ये ग्रेजुअल डेवलप होगा, एक का जाएगा, दो का जाएगा, मल्टीपल का आगे जाता है। वैसे व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ AKI और CKD का अल्टीमेट ट्रीटमेंट है एब्सोल्युटली रीनल ट्रांसप्लांट, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक्सपेंसिव है, ब्लड मैचिंग भी बहुत करनी पड़ती है, जेनेटिक मैचिंग जितनी होगी उतना क्लोज होगा। इससे पहले क्या ऑप्शन है, एक बात सुन लो, मैं एक टर्म बोलता हूं, जो पेशेंट डायलिसिस पे शिफ्ट होते हैं ना, उनमें इस CKD को ये बुलाते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। CKD को क्या कहते हैं, जो अगर ESRD का वर्ड लिखा है तो एक बात समझो कि ये पेशेंट किस पे शिफ्ट हो चुका है, डायलिसिस। मतलब अब कोई हल ही नहीं बचा सिवाय डायलिसिस करने को। ये भी समझ लो डायलिसिस इज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन। इवन अ पेशेंट में शिफ्ट टू डायलिसिस फॉर 4 ईयर 5 ईयर, लेकिन उसके बावजूद भी उसका किडनी एंड पे जाके कंप्लीट फेल हो जाएगा। डायलिसिस सिर्फ पता क्या करता है, टाइम दे देता है, थोड़ा सिम्टम रिलीव कर देता है और पेशेंट को टाइम दे देता है कि अगर आप रीनल ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं तो नाउ यू हैव, अगर पहले 1 महीना था तो 1 साल मिल गया, लेकिन 1 साल के अंदर कर लो, इसको अरेंज करके कर लो, देन यू मे सर्वाइव, अदरवाइज यू मे नॉट। सही डायलिसिस की 2 टाइप्स होते हैं, उसमें कौन सा बेहतर होता है, पेरिटोनियल या दूसरा जो नहीं बेटे, तो आजकल तो चलता है हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस तो अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया। पेरिटोनियल डायलिसिस का इशू ये था कि वो दिन में 2 से 3 दफा होता, हीमोडायलिसिस हफ्ते में 1 से 2 दफा होता। अब वो पेशेंट तो फिर पेरिटोनियल में तो रहता ही हॉस्पिटल, लेकिन हीमोडायलिसिस आता है, हीमोडायलिसिस करवाते हैं, घर चला जाता है, उसके 2-3 दिन गुजरते हैं, फिर दोबारा यूरिया पाइल्स अप, फिर उसको आना पड़ता है। तो इस तरह चलता है। नेफ्रिटिक में एनीमिया नहीं होगा? सॉरी, नेफ्रिटिक में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ओवर द वेरी लॉन्ग कोर्स। एनीमिया तो वैसे भी हो रहा है ना, एनीमिया तो वो CKD की वजह से भी हो रहा है, इसमें भी होगा, तो इसका कोई एनीमिया अलग है, सिर्फ प्रोमिनेंट फीचर नहीं, वो हम CKD के साथ ही इंक्लूड कर लेंगे।